नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में CGPSC प्री का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। और इसमें जी हाँ दोस्तों, इसमें CGPSC का जो प्री एग्ज़ाम है उसमें जनरल स्टडी से देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है जनरल स्टडी। ये जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन में जो छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न पूछे गए, इन सारे 50 प्रश्नों का हम आज की इस वीडियो में आंसर जानेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न थे दोस्तों, और हम किस प्रश्न सेट का अध्ययन करेंगे देख सकते हैं यहाँ। हम सेट बी में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, और CGPSC द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किया गया है उसमें आंसर लिया गया है उसी के अनुसार, और जिसका आंसर दूसरा लिया गया है उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, ये सेट बी का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा यह एग्जाम लिया गया है, और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का सेट बी यहाँ देख सकते हैं, ये मॉडल आंसर है, और उसी के प्रश्नों का अध्ययन हम करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पहला प्रश्न, तो कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो कुरुसपाल है वो एक शिलालेख है जिसमें किस राजा का उल्लेख है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सोमेश्वर प्रथम। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करेंगे हर्षगुप्त और महासुगुप्त बलार्जुन की, तो इनका कौन सा शिलालेख है, इनका है सिरपुर शिलालेख दोस्तों। सिरपुर शिलालेख अगर पूछा जाता है तो क्या आएगा, सिरपुर में महासुगुप्त बलार्जुन या हर्षगुप्त आंसर रहेगा। यहाँ चूंकि पूछा गया है कुरुसपाल शिलालेख, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सोमेश्वर प्रथम। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चित्रांगतपुर जो कि प्राचीन नाम है महाभारत कालीन, को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, किस राजवंश ने राजधानी बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पांडु राजवंश। जी हाँ दोस्तों, पांडु राजवंश की राजधानी थी चित्रांगतपुर, और उस समय इसे क्या कहा जाता था, पांडु वंश में तो श्रीपुर कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था, श्रीपुर। और श्रीपुर का ही अभी वर्तमान में अगर हम कहें छत्तीसगढ़ में नाम क्या है, तो सिरपुर दोस्तों। क्या नाम है, सिरपुर। यही इसका करेक्ट आंसर है। अभी फिलहाल सिरपुर कहते हैं चित्रांगतपुर को, और ये पांडु वंश की राजधानी है। अगर कभी पूछा जाए कि चेदी राजवंश की राजधानी क्या थी, कलचुरी राजवंश की राजधानी क्या थी, और मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, पाटलिपुत्र, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्र यह है मौर्य वंश की राजधानी। और कलचुरियों की राजधानी क्या है दोस्तों, ये दोस्तों कलचुरियों की राजधानी, पहला राजधानी अगर पूछा जाता है तो पहला राजधानी क्या है, पहला राजधानी है कलचुरियों की, कलचुरी वंश की पहला राजधानी क्या है, तुम्माड़। ये दोस्तों तुम्माड़ पहला राजधानी है। इसके अलावा त्रिपुरी बना था, त्रिपुरी भी राजधानी बना था। इसके अलावा रतनपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर बना था, चूरी कोसगई बना था, खल्लारी बना हुआ था। और जो चेदी है वंशी है, इसकी राजधानी सी दोस्तों राजगृह दोस्तों। यह दोस्तों राजगृह, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इसका क्या है राजधानी, राजगृह है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था दोस्तों। यह दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा समय तक शासन करने वाले शासक थे कलचुरी वंश के राजाएं, और रतनपुर में कलचुरी वंश के ही राजा शासन कर रहे थे। तो इनमें से कलचुरी वंश के सभी शासक हैं, नाम दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन 1741 में दोस्तों। अगर सन कभी पूछा जाए तो 1741 ईस्वी में भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था, और उस समय छत्तीसगढ़ के शासक हुआ करते थे रघुनाथ सिंह। अगर रघुनाथ सिंह के कार्यकाल की बात करें हम, तो कार्यकाल कितना है, 1732 से दोस्तों 1741 तक है रघुनाथ सिंह का कार्यकाल। यहाँ से पृथ्वी देव तो ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, और रत्नराज सिंह भी समाप्त हो जाता है। ये पहले शासक हुआ करते थे, 1741 में ये शासक नहीं थे दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। इससे जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान रहे हैं,
और इसका करेक्ट आंसर आप आंसर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन का क्या आंसर है? रघुनाथ सिंह इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ चौथा प्रश्न है, 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में एक डिप्टी कमिश्नर हुए थे जो कि पहला डिप्टी कमिश्नर है। जी हाँ दोस्तों, इलियट। ये पहला है, ध्यान देंगे क्या है? फर्स्ट, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर है। और ये कब से कब तक डिप्टी कमिश्नर हुए थे? तो ये हुए थे 1854 में इसे नियुक्त किया गया था दोस्तों। और इनका कार्यकाल कितना था? 1862 तक इनका कार्यकाल था। अगर हम इसका पूरा नाम कहेंगे तो इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? चार्ल्स सी इलियट कहते हैं दोस्तों, ऐसे ही पूछा जाता है। चार्ल्स सी इलियट ये छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर बने थे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद है, यहाँ आ चुके हैं हम पांचवें प्रश्न पर। और पांचवा प्रश्न क्या है? तो पांचवा प्रश्न है झंडा सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, झंडा सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में 1923 में हुआ था और दो ऑप्शन में 1923 दिया हुआ है। तो बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? इस तरह से पूछा गया दोस्तों, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन दोस्तों, 31 मार्च। और किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था ऐसा भी पूछा जाता है, तो राजपूत सम्मेलन के दौरान बिलासपुर में 31 मार्च 1923 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। अगर हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे तो ये जो झंडा सत्याग्रह हुआ है ये कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? प्रारंभ हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और सन 1923 ही था। 1923 में नागपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। इसी दौरान 31 मार्च 1923 को बिलासपुर में क्रांति कुमार, जी हाँ दोस्तों आप याद रखेंगे क्या नाम था? क्रांति कुमार कहते हैं, क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर के टाउन हॉल में, जी हाँ दोस्तों बिलासपुर के टाउन हॉल में जो राजपूत सम्मेलन हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, अगर सम्मेलन का पूछा जाए तो क्या था? राजपूत सम्मेलन। कभी सम्मेलन पूछा जा सकता है और किनके द्वारा फैलाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो राजपुर सम्मेलन में क्रांति कुमार भारती द्वारा 31 मार्च 1923 को झंडा फहराया गया था और झंडा सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद यहाँ छठवां प्रश्न है और छठवां प्रश्न क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? यह दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को तो विभिन्न जगहों पर ध्वजारोहण किया गया था। तो इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में किनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया था ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, घनश्याम सिंह गुप्त ने दुर्ग में फैलाया था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ जो रविशंकर शुक्ल दिया हुआ है देख सकते हैं, रविशंकर द्वारा कहाँ फैलाया गया था? तो यहाँ रविशंकर शुक्ल द्वारा सीताबर्डी चौक। कौन सा बर्डी चौक? सीताबर्डी। आप याद रखेंगे, कभी अगला एग्जाम में यही पूछा जाए। सीताबर्डी जो कि कहाँ है? तो रायपुर में दोस्तों। सीताबर्डी रायपुर में रविशंकर शुक्ल द्वारा फहराया गया था। इसके अलावा दिया हुआ है आर के पाटिल। तो आर के पाटिल कहाँ फहराए थे दोस्तों? पुलिस लाइन दोस्तों। आर के पाटिल अगर पूछा जाता है तो क्या रहेगा यहाँ? पुलिस लाइन। जो पुलिस लाइन कहाँ है? तो ये रायपुर में है। पुलिस लाइन रायपुर में आर के पाटिल द्वारा झंडा फहराया गया था। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है रामगोपाल तिवारी। तो रामगोपाल तिवारी ने कहाँ फैलाया था? बिलासपुर में दोस्तों। और बिलासपुर में कहाँ? बिलासपुर में गांधी चौक। बिलासपुर में गांधी चौक में रामगोपाल तिवारी द्वारा झंडा फहराया गया था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा 1947 में 15 अगस्त को ध्वजारोहण दुर्ग में किया गया था। इसके बाद है यहाँ सातवां प्रश्न और सातवां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ दे ने किस उपाधि का त्याग किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राय बहादुर इसका करेक्ट आंसर है। अगर खान बहादुर की बात करेंगे तो केवल एक ही आता है खान बहादुर में और वो है काजी शेर खान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद है दोस्तों आठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी
निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है दोस्तों? तो इसका आंसर सीजीपीएससी द्वारा पहला ऑप्शन ग्रेनाइट शिस्ट लिया हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए चूना पत्थर, लेकिन ध्यान देंगे सीजीपीएससी द्वारा क्या आंसर लिया गया है। सीजीपीएससी द्वारा आंसर लिया गया है ग्रेनाइट शिस्ट दोस्तों। इसके बाद है नवा प्रश्न दोस्तों। नवा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है दोस्तों? सबसे पहले तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें 6 वृक्ष हैं दोस्तों जो कि राष्ट्रीयकृत हैं। और यहाँ कितना नाम दिया हुआ है? 3 नाम दिया हुआ है दोस्तों, साल, सौगुन। तो साल, सौगुन और खैर ये तीनों शामिल है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो उपरोक्त सभी। इसके अलावा और कौन कौन सा आता है तो हम उसको यहाँ आपको क्लियर कर देते हैं दोस्तों। साल, सौगुन आता है और क्या आता है? शीशम दोस्तों। क्या आता है यहाँ? शीशम। इसके अलावा क्या आता है? खैर तो हो गया। इसके अलावा साजा आता है दोस्तों। क्या आता है? साजा। इसके अलावा इसमें क्या रहता है? एक और बीजा। तो इस तरह से 6 हो जाता है दोस्तों। स को आप ज्यादा याद रखेंगे, जैसे कि साल हो गया, सैगुन हो गया, साजा हो गया, शीशम हो गया, खैर और बीजा। ये 6 राष्ट्रीयकृत वृक्ष की सूची में रखे गए हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद है 10वां प्रश्न दोस्तों। 10वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन। भारत का जो 2011 में जनगणना हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी जनगणना थी दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की दूसरी जनगणना थी तो उसमें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर 22.59 था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर भी सीजीपीएससी द्वारा यही लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ आ चुका है। 11वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। इसमें 4 दिया हुआ है और इनमें से कौन सा गलत है ये हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। सही नहीं है। पहला दिया हुआ है लाल चिकनी मिट्टी दोस्तों। तो क्या लाल चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? मटासी मिट्टी दोस्तों। ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहते हैं दोस्तों। ये भी सही है। काली मिट्टी और पीली मिट्टी का मिश्रण होता है उसे कछार कहते हैं। क्या ये भी गलत? ये सही है? तो ये गलत है दोस्तों। ये गलत है और ये क्या रहेगा? डोरसा रहेगा दोस्तों। अगर डोरसा यहाँ रहता तो सही रहता, क्योंकि यहाँ डोरसा ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर यही है, सी ऑप्शन। ये गलत बात है। उसके अलावा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अनुपजाऊ लेटराइट मिट्टी को क्या कहते हैं? भाटा मिट्टी कहते हैं दोस्तों। भाटा मिट्टी जो हम लोग कहते हैं एक तरह से मुरुम मिट्टी वही है, या रेतीली मिट्टी कहते हैं। तो मुरुम मिट्टी है एक तरह से लेटराइट मिट्टी, जिसे भवन निर्माण मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों 12वां प्रश्न। और 12वां प्रश्न है ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायतों की सशक्तिकरण के लिए आईसीटीसी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा ऑप्शन। छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। अगर तो फर्स्ट ऑप्शन किसको मिला है दोस्तों? ऐसा भी आ सकता है फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो इसका आंसर है एमपी। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और छत्तीसगढ़ क्या है तो दूसरे स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है यहाँ 13वां प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? अर्थात छत्तीसगढ़ का जो देखेंगे मैप इस तरह से रहता है, तो इनमें से हम 4 भाग में बांट दें। पहला होता है छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि इस तरह ये एरिया होता है। उसके बाद होता है उत्तर का पठारी प्रदेश उत्तर एरिया में, और दक्षिण का बस्तर का पठार दक्षिण एरिया में। तो इनमें से कौन से एरिया में सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है? तो सीजीपीएससी के अनुसार इसका आंसर लिया गया है ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ का मैदान दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कथन दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर को चिन्हित करना है। यहाँ पहला ऑप्शन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाएं से होती है, जो कि सही नहीं है दोस्तों।
और सीजीपीएससी के आंसर के अनुसार देखेंगे तो यही इसे सही माना गया। छत्तीसगढ़ में जो वर्षाएं होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों। और यहाँ दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, इसे ही गलत माना गया सीजीपीएससी द्वारा। और जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसे भी सही लिया गया है। छत्तीसगढ़ में तापमान के उड़ाड़ को समुद्र के निकटतम एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लिया गया है दोस्तों, जो कि बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया छत्तीसगढ़ में जो अधिकांशतः वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्वी मानसून हवाएं से होती है, यहाँ पर यह सही लिया गया है। लेकिन आप आगे और देखेंगे तो एक और प्रश्न पूछा गया जिसमें इसे गलत लिया गया है इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए था दूसरा और तीसरा सही। बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, पहला चूंकि गलत है इसलिए, लेकिन इसका आंसर सीजीपीएससी द्वारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लिया गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अगला जो आप देख सकते हैं ये प्रश्न है, कृषि से जुड़ा प्रश्न है, जिसका आंसर सीजीपीएससी द्वारा गलत लिया गया है दोस्तों। किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई है दोस्तों। ऋणात्मक दर्ज कब की गई है दोस्तों? 2015-16 और 2017-18 में ऋणात्मक दर्ज की गई है दोस्तों स्थिर भाव पर। तो इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए था सी ऑप्शन, लेकिन सीजीपीएससी द्वारा क्या लिया गया है? बी ए ऑप्शन सीजीपीएससी द्वारा लिया गया है दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। आप दावा आपत्ति कर इसको सही करेक्ट करवाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन दोस्तों। 2015-16 और 2017-18 में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों। इसके बाद 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वित्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है दोस्तों? तो इसमें से 4 नाम दिया हुआ है, 4 वन वित्त यहाँ पर। और हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने वन वित्त है दोस्तों? 7 वन वित्त है। सॉरी दोस्तों, वन वित्त कितने हैं? 5 है। तो यहाँ पर बिलासपुर सबसे बड़ा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कहेंगे तो बिलासपुर पहले नंबर पर है। इसके बाद बिलासपुर के बाद दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पर है सरगुजा, सॉरी दोस्तों बस्तर। दूसरे नंबर पर है बस्तर और तीसरे नंबर पर है दोस्तों रायपुर और कांकेर। इसके बाद दुर्ग आ जाता है दोस्तों। टोटल यहाँ इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है। इसके बाद है अगला प्रश्न 17वां प्रश्न दोस्तों। 17वां प्रश्न क्या है? तो एक लामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर सीजीपीएससी द्वारा भी करेक्ट आंसर लिया गया है, कई में थोड़ा गलत लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे एक लामा क्षेत्र तो ये कहाँ है? कबीरधाम में है दोस्तों। और कबीरधाम में और कई क्षेत्र हैं, जैसे कि जो लामा आमा वाला क्षेत्र आता है वो कबीरधाम में है, जैसे कि एक लामा, चेलिक लामा, चिल्फी घाटी, सिंघारी, ये सभी कहाँ है? कवर्धा में है, जो कि लौह अयस्क का क्षेत्र है। इसके बाद 18वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये पूछा गया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है 80.45 दोस्तों। और दुर्ग सबसे साक्षर जिला है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, आप याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता है वो कितना है? वो है 70.28 दोस्तों। 70 कितना है? 28। अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो 80 आप याद रख सकते हैं, और महिला की बात करेंगे तो 60 आप याद रख सकते हैं, इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद 19वां प्रश्न यहाँ पूछा गया दोस्तों। 19वां प्रश्न क्या है? तो बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर लिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन, धरवाड़ शैल समूह करेक्ट आंसर लिया गया है दोस्तों। सीजीपीएससी द्वारा यही आंसर लिया गया है, उसी के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं, और जो आंसर गलत लिया है उसको भी हम आपको इसमें क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आ चुका है 20वां प्रश्न दोस्तों। 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? ये दोस्तों पहले पूछा गया था, तो उसका आंसर क्या लिया था? उत्तर पूर्वी। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या लिया गया है? दक्षिण पूर्वी मानसून दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही है। इससे ही छत्तीसगढ़ में ज्यादा वर्षाएं होती है। इसके बाद अगला है 21वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से
कितनी राशि करोड़ रुपए में राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है, पूछा गया है दोस्तों। कितना करोड़ प्राप्त हुआ है 2018-19 में, इस तरह से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6110.23 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। यह 2018-19 का है। अगर बात करेंगे हम 2017-18 की, तो कितना है 18 का, ये ऑप्शन सही होता। अगर 17-18 में पूछता तो 49,11 और 18-19 का पूछा है तो 6110 इसका सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आ चुका है 22वां प्रश्न, और 22वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की स्थिति को प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन 20 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुआ था दोस्तों। छत्तीसगढ़ में त्योहारों का प्रवेश द्वार कहते हैं दोस्तों हरेली पर्व। ये दोस्तों हरेली पर्व, और इसी के अवसर पर प्रारंभ किए गए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम कौन है दोस्तों अभी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। गोधन न्याय योजना जो है गोबर खरीदी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे भी प्रश्न कभी अगर बने गोधन न्याय योजना किससे संबंधित है, तो गोबर खरीदी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसके बाद 23वां प्रश्न है दोस्तों, किस योजना के माध्यम से नरवा, गरुआ, घूरा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है डी ऑप्शन, सुराजी गांव योजना के तहत ये सभी शामिल है। इसके अलावा अगला पूछा गया है, अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है दोस्तों? तो कृषि उपज मंडियां कितने हैं? 69 दोस्तों। अगर उप मंडी की बात करेंगे तो 118 है, और कृषि उपज मंडी पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन 69। यहाँ कई ऑप्शन इस तरह से दिए रहते हैं घुमाने के लिए दोस्तों। यहाँ पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 118, ये क्या है? तो उप मंडी है। ये क्या है? उप मंडी, ये उप मंडी है। और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? कृषि उपज मंडी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं, ये है। और 25वां प्रश्न क्या है? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? जो हवाएं चलती हैं गर्मी के समय चलती है, तो हम उससे क्या कहते हैं दोस्तों? आप भी जानते होंगे, क्या कहते हैं? लू। जैसे कि आप किसी न किसी गांव या शहर में निवास करते होंगे, तो अगर आप दोपहर को घूमने जाएंगे तो आपका माता पिता क्या कहते हैं? बेटा अभी घूमने मत जा, आप लू लग जाएगा, अर्थात धूप ज़्यादा रहेगा तो लू लग जाएगा, ऐसा कहते हैं। जो चिनूक है वो तो यहाँ चलता है अमेरिका के तरफ, जो सिरोल है ये चीन के तरफ चलता है, ये चक्रवात जापान के तरफ चलता है। तो ये हमारे तरफ क्या होता है? लू होता है भारत में दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भी लू होता है। इसके बाद पूछा गया छत्तीसगढ़ का 26वां प्रश्न, और ये 26वां प्रश्न क्या है? तो 26वां प्रश्न है ढुकू विवाह। जी हाँ दोस्तों, ये ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह किए जाते हैं। 27वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन, दयाशंकर शुक्ल। इसके बाद है दोस्तों 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? दिया दोस्तों, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? इसमें तो एक क्लियर है कि चौथ आएगा ही, लेकिन इनमें से भादो आएगा कि कुंवार आएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी, इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन सीजीपीएससी द्वारा क्या लिया गया है दोस्तों? बी ऑप्शन लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो बहुरा चौथ का पर्व होता है उसका आयोजन भादो माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को आयोजित किए जाते हैं। और इस अवसर पर क्या किया जाता है तो दोस्तों, जिसमें भगवान गणेश और बहुरा नामक धर्म परायण गाय की पूजा की जाती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन, भादो कृष्ण पक्ष
चतुर्थी को बहुरा पर्व मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद पूछा गया है 29वां प्रश्न दोस्तों, खम्बस्वान किस जनजाति खम्बस्वान किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ में कई सारी जनजातियां पाई जाती है दोस्तों, लगभग छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। तो कुछ न कुछ जो नृत्य करते हैं हर जनजाति, तो यही एक प्रकार का खम्बस्वान नृत्य है दोस्तों, नाट्य है ये दोस्तों, नृत्य नहीं है ये, क्या है? नाट्य है दोस्तों। क्या है? यहाँ लिख देते हैं नाट्य खम्बस्वान, जो कि कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है और सीजीपीएससी द्वारा भी यही आंसर लिया गया है। इसके बारे में हम आपको कुछ बता दें कि जैसे कि खम्बस्वान एक नाट्य है और कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जैसे कि ये कब किया जाता है, तो दोस्तों कब किया जाता है? क्वार नवरात्रि, क्वार माह में खम्बस्वान, क्वार नवरात्रि इसका सही आंसर, क्वार नवमी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। और ये देव उठनी एकादशी तक चलती है दोस्तों, प्रबोधनी एकादशी होता है उस दिनांक तक चलती है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न क्या है? तो किस जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन, बिरहोर। बिरहोर जनजाति में जो युवा गृह होते हैं उन्हें गीतियोना कहा जाता है। युवा गृह एक प्रकार का शिक्षा स्थल होता है दोस्तों, जहां पर जनजाति युवक युवतियां पढ़ाई करते हैं और जीवन जीने की कला सीखते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें और जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है उराव, उराव का क्या होता है? जो युवा गृह होता है तो वो होता है घूम कुरिया दोस्तों, घूम कुरिया युवा गृह होता है किस जनजाति का? उराव का। और कमार और बैगा का युवा गृह नहीं होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा पूछा जाता है घोटुल, जो कि मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। तो जो गीतियोना प्रश्न में पूछा गया है इसका क्या आंसर है? बिरहोर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला पूछा गया है 31वां प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? जी दोस्तों, भरथरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीमती सुरुजबाई खांडे, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। भरथरी गायन के लिए सुरुजबाई खांडे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और सुरुजबाई खांडे किस जिला से बिलोंग करते हैं? तो बिलासपुर जिला दोस्तों, बिलासपुर जिला से हैं सुरुजबाई खांडे, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है ममता चंद्राकर। तो ममता चंद्राकर किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़े हुए हैं लोक कला दोस्तों। क्या? लोक कला, ममता चंद्राकर लोक कला। और इनके जो गायन हुए हैं अरपा पैरी के झार, वो ममता चंद्राकर द्वारा ही गाया गया है। इसके अलावा यहाँ आप अगला ऑप्शन है तीजन बाई दोस्तों। यहाँ तीजन बाई है। तीजन बाई क्या है? पंडवानी कलाकार है, पंडवानी कलाकार। जी दोस्तों, पंडवानी कलाकार है। और पंडवानी के कौन से शाखा का कलाकार है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा है? कपालिक, कपालिक है इसका जो शास्त्रीय नृत्य है वो। इसके बाद है ऋतु वर्मा, तो ये भी पंडवानी है। और ये किससे है? तो ये वेदमती शाखा, पंडवानी के है और वेदमती शाखा से है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है? तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितने भी लोकगीत हैं उनका राजा किसे कहा जाता है? तो ददरिया गीत को दोस्तों। जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ददरिया, ए ऑप्शन। इसके बाद है दोस्तों 33वां प्रश्न। और 33वां प्रश्न क्या है? तो साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति है। जो साहित्यकार है जगन्नाथ प्रसाद भानु, इनका जो पहला रचना है इसका क्या नाम है, यह पूछा गया है दोस्तों। तो इनकी पहली रचना क्या है? छंद प्रभाकर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जो कि कब लिखा गया था? इसका जो इसकी रचना 1893 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1893। और इसका प्रकाशन कब किया गया था दोस्तों? तो अगले वर्ष, एक वर्ष बाद 1894 में इसका प्रकाशन कर दिया गया था दोस्तों इस पुस्तक का। वही जगन्नाथ जी को 1885 में भानु की उपलब्धि प्राप्त हुई थी। भानु जो यहाँ का एक उपाधि है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न दोस्तों।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति का कार्य करती है? छत्तीसगढ़ में टोटा लोहार आज देखेंगे तो 3 मूर्ति कला प्रसिद्ध है दोस्तों, गढ़वा शिल्प मूर्ति कला, झारा शिल्प मूर्ति कला और मलाड़ शिल्प मूर्ति कला। तो ये कौन कौन से एरिया में है? हमें पूछा है सरगुजा एरिया का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मलार। अगर हम गढ़वा की बात करेंगे, गढ़वा की तो बात करेंगे तो ये कहाँ है? बस्तर। ये दोस्तों जयदेव बघेल गढ़वा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, जो कि कोंडा गांव से थे। इसके बाद है लाला, तो ये कहाँ का है? ये रायगढ़ का है दोस्तों। कभी ये सब पूछा जाए कि जो झारा शिल्प कला, धातु शिल्प कला या मूर्ति कला किस जिला में प्रसिद्ध है, तो वो है रायगढ़। और सरगुजा का हमने बता दिया, इसका आंसर सी ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि उन्हें वीडियो क्लियर नहीं दिख पाता है, तो वीडियो हम एकदम अच्छे एचडी में बनाते हैं दोस्तों। आपको वीडियो क्लियर देखने के लिए वीडियो क्वालिटी को चेंज करना होगा, थोड़ा सा चेंज कर दे। जो 144 रहता है उसे 480 या 720 या 1080 में करेंगे, तब आपको वीडियो अच्छे से एकदम क्लियर दिखेगा। इसके बाद अगला यहाँ देख सकते हैं, अगला आ चुके हैं अगले प्रश्न पर, और 35वां प्रश्न है दोस्तों, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये सब पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? पुत्र की दीर्घायु के लिए माता पिता द्वारा हल षष्ठी त्योहार मनाया जाता है। हल षष्ठी पर्व संतानवती माताओं द्वारा, अर्थात जिनके पुत्र हैं उनके द्वारा भाद्र पक्ष में, भादो में मनाया जाता है। कभी ऐसा पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? भादो माह में मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के एग्जैक्ट दिन कौन सा रहेगा? जैसे चतुर्थी रहता है, द्वितीयक रहता है, तृतीयक रहता है, तो ये कृष्ण पक्ष छठवीं को मनाया जाता है। हल षष्ठी नाम में है षष्ठी, हल षष्ठी भादो कृष्ण पक्ष, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा हल षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है, या हल षष्ठी का में उपवास भी रहते हैं। इसके बाद पूछा गया है 36वां प्रश्न, और ये क्या है? बिलासपुर में रौत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? ये दोस्तों बिलासपुर में हर वर्ष रौत नाचा का आयोजन किया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। अगर हम बात करेंगे 2020 में कौन सा क्रम का हुआ था? 2020 में हुआ था दोस्तों 43वां क्रम का। अगर आप याद रखेंगे कौन से क्रम का? 43वां क्रम का हुआ था 2020 में। अगर 2020-21 की बात करेंगे तो अभी 2021 में हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन होगा तो वो कौन सा क्रम का रहेगा? 44वां क्रम का रहेगा। और ये कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन में ही हुआ है, ये बिलासपुर में होता है दोस्तों। अगर कभी मैदान पूछ ले तो मैदान कौन सा रहता है? लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा मैदान? लाल बहादुर शास्त्री मैदान में होता है दोस्तों। और ये कब होता है? तो दीपावली के अवसर पर होता है दोस्तों, दीपावली के समय होता है, दीपावली के समय ध्यान रखेंगे आप। दीपावली के समय कब होता है? नवंबर या 9 अक्टूबर नवंबर में होता है दीपावली के समय रौत नाचा महोत्सव। इसके बाद है 37वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में देवररी व्यंजन कब बनाया जाता है? जी दोस्तों, जो देवररी व्यंजन है वो क्या दीपावली के अवसर पर, क्या विवाह के अवसर पर, क्या नवाखानी के अवसर पर, या पितृपक्ष के अवसर पर? 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो जो देवररी होता है इसे पितृपक्ष के अवसर पर बनाया जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं, जैसे कि जो देवररी व्यंजन होता है इसे क्या कहते हैं? देसी रसगुल्ला कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? देसी रसगुल्ला। आप इसे याद रखेंगे, देसी रसगुल्ला कहते हैं इसे। इसके अलावा जो दरदरे चावल से बना होता है, ऐसे भी याद रखेंगे। देवररी किससे बना होता है? चावल से, और चावल से बना होता है। और ये क्या होता है? ये मीठा होता है दोस्तों। या क्या होता है? मीठा होता है देवररी। और पितृपक्ष के अवसर पर ये बनाया जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य का प्रस्तुति
किया गया था, की गई थी, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? कक्सार, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 39वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पेय पदार्थ में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, कोसमा, हांडिया, ताड़ी और ढेरसा। तो इनमें से एक पेय पदार्थ नहीं है और बाकी तीन पेय पदार्थ हैं। तो जो कोसमा है ये कौन सी जनजाति का है? कोसमा क्या है? तो उराव। जी दोस्तों, उराव जनजाति का पेय पदार्थ है कोसमा, तो ये सही है। हांडिया, हांडिया किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो ये है कोरवा। जी दोस्तों, ये है कोरवा। इसके अलावा ताड़ी, ताड़ी भी एक पेय पदार्थ है, तो ये किस जनजाति का है? ताड़ी जो है बैगा जनजाति का। दोस्तों जो बैगा जनजाति है उनका ये पेय पदार्थ है। तो तीन ऑप्शन तो हमने आपको बता दिया कि कोसमा उराव का है, हांडिया कोरवा का है, ताड़ी बैगा का है। तो आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों ये पेय पदार्थ नहीं है। तो आखिर ये है क्या? तो ये है एक प्रकार का आदिवासी पर्व। दोस्तों आदिवासियों का एक पर्व है, पर्व अर्थात त्योहार है एक, और इसे किस समय मनाया जाता है? ढेरसा एक त्योहार है का, अगर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जो कि कब मनाया जाता है? तो माघ माह में मनाया जाता है। दोस्तों माघ माह में मनाया जाता है और कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि पर्व है। ढेरसा पर्व क्या है? तो कृषि पर्व है। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों ये कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ध्यान देंगे, कोरवा जनजाति। हमने आपको कोरवा यहाँ बताया है कि हांडिया पेय पदार्थ है कोरवा जनजाति का, और ढेरसा कोरवा जनजाति का ही आदिवासी पर्व है, जो कि कृषि के अवसर पर मनाया जाता है, जो खेती करते हैं उस समय माघ माह में। तो इस तरह से हमने 39 प्रश्नों का अध्ययन किया। अगर जानकारी आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई इसमें डाउट हो रहा है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो कैसे लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है 40वां प्रश्न। दोस्तों 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के निर्वाचित महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीट के अनुसार सम्मिलित करना है। यहाँ इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है और चार निर्वाचन क्षेत्र और चार महिला विधायकों का नाम दिया हुआ है। पहला की बात करेंगे हम ममता चंद्राकर। तो ममता चंद्राकर कहाँ से चुनकर आया था? ममता चंद्राकर पंडरिया कवर्धा से चुनकर आया हुआ है। इसके अलावा जो रश्मि सिंह हैं ये कहाँ से हैं? ये है तकतपुर मुंगेली से। और इंदू बंजारे पामगढ़ जांजगीर चांपा से, और रंजना साहू क्या है? तो धमतरी से हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद आ चुका है 41वां प्रश्न। दोस्तों जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं, इसे हमें क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले इनमें अगर आप देखेंगे हमने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला हुआ था रतनपुर की स्थापना, जो कि कब हुआ था? तो 1050, हमने यहाँ देख सकते 1050 में हुआ था। उसके बाद जो भास्कर पंथ का आक्रमण था, देख सकते हैं मराठाओं का आक्रमण, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1741, हमने पहले आपको बताया। तो पहला में क्या आ जाता है? ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। जो रतनपुर की स्थापना हुआ था ये सबसे पहले 1050 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1050। हम यहाँ लिख देते हैं एक छोटा सा 1050। जो मराठा आक्रमण हुआ था वो 1741 में हुआ था। इसको पूछा गया है, सन को नहीं पूछा गया है, किसके समय हुआ था ये पूछा गया था। उसके बाद हल्बा विद्रोह हुआ था, ये 1700 कब हुआ था? 1773-74 में हुआ था, 1773-74 में। इसके बाद हुआ था परलकोट के जमींदार घेन सिंह को फांसी दे दी गई थी 1825 में। इसे फांसी कब दे दी गई थी? 1825 में दी गई थी। और जो वीर नारायण सिंह थे उन्हें कब दिया गया था फांसी? तो इन्हें 10 दिसंबर 1857 को दिया गया था। दोस्तों 1857 को फांसी दिया गया था। इसके अलावा जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? सिपाही विद्रोह यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ कहाँ दिया हुआ है, आप क्रम से इसे देखेंगे तो सिपाही विद्रोह हुआ था ये 1858 में हुआ था। दोस्तों मंगल सिंह हुए थे इसमें, हनुमान सिंह जिसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं उनके द्वारा हुआ था। इसके बाद हुआ था जो मुड़िया विद्रोह हुआ था, ये 1800 कब हुआ था? 1876 में हुआ था मुड़िया। यहाँ अगला 42वां प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, लिंगागिरी विद्रोह, जो कि कब हुआ था दोस्तों? लिंगागिरी जो कि 1856-57 में हुआ था दोस्तों, और ये बस्तर क्षेत्र में हुआ था और ध्रुवा राव माड़िया इसका नेतृत्व कर रहे थे। ध्रुवा राव माड़िया इसका नेतृत्व कर रहे थे। बात करें कोल विद्रोह की, तो कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह के बारे में इसमें अभी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में एक तरह से हुआ था कोल विद्रोह। अगर हम इसे कोई विद्रोह कहते तो कोई विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था दोस्तों 1859 में। अगर हम बात करें तारापुर विद्रोह की, तो तारापुर विद्रोह 1842 में हुआ था दोस्तों। तारापुर विद्रोह कब हुआ था? तो 1842 में हुआ था दरगंजन सिंह द्वारा। इसके अलावा पलरकोट जानते हैं और दोस्तों पलरकोट विद्रोह कब हुआ था? तो 1825 में हुआ था ये पलरकोट विद्रोह। और भूमिया राजा हुआ करते थे गेन सिंह, जिनके द्वारा पलरकोट विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? केवल एक ही है दोस्तों जिन्हें अन्य इस नाम से जाना जाता था, वो है बस्तर का मुक्ति संग्राम लिंगागिरी विद्रोह को कहा जाता है। इसके अलावा एक और है, जैसे कि अगर पूछा जाए कभी तो बस्तर का स्वाधीनता संग्राम दोस्तों, यहां पूछा गया था बस्तर का मुक्ति संग्राम, तो ये क्या रहेगा? लिंगागिरी। अगर बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाए तो बस्तर का स्वाधीनता संग्राम में क्या आता है? मुरिया विद्रोह, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो हमें डाउट भी नहीं होना है। लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इसके बाद आ चुका है दोस्तों 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न है बौद्ध घाट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, जिनमें से हमें सही कथन को आंसर लगाना है। ये सबसे पहला कथन दिया हुआ है, यह इंद्रावती नदी पर है। क्या तो क्या सही है दोस्तों? ये दोस्तों ये इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। अगला पूछा गया है इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले में दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। जी हाँ दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है इंद्रावती नदी, इस तरह से बहता है, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी से होते हुए गोदावरी नदी में इस तरह से मिल जाती है। तो यहाँ पर है कौन सा जिला है? यहाँ पर बीजापुर जिला है, यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला है, यहाँ पर है सुकमा जिला और यहाँ पर बस्तर जिला। तो ये सभी जिले लाभान्वित होंगे इससे। और इनका एरिया जो है, प्रस्तावित सिंचित एरिया है, ये 3,66,580 हेक्टेयर, ये भी बिल्कुल सही है। और इनका जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितना है? 300 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। ये पहले कितना था? तो पहले 500 था दोस्तों, और इसीलिए पूछा गया। ये करेंट का भी टॉपिक है और जब बेसिक नॉलेज भी हो जाता है। इसमें 500 मेगावाट का पहले प्रस्तावित था, जिन्हें अब घटाकर 300 किया गया, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो सभी चारों कथन इसका सही है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चवालीसवां प्रश्न है मांदर। मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? जो नवरात्रि के समय मांदर बहुत ही अच्छा वाद्य निकालता है दोस्तों। मांदर जो कि एक क्या है? वाद्य यंत्र है। तो ये कौन से प्रकार का है? वितत है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 45वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किन दो खो खो खिलाड़ी को चयन के लिए नेशनल ट्रेनिंग कैंप में इसका चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पहला और दूसरा, अर्थात नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहू, ये दोनों करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद देख सकते हैं 46वां प्रश्न है, और 46वां प्रश्न क्या है? तो छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने दी है? किसने की थी सर्वप्रथम? ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, भगवान दास बघेल। आप बुक में पढ़ेंगे तो भगवान दास दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों। ये पहले बात आता है कि चितवा डोगरी कहाँ है। चितवा डोगरी अगर कभी पूछा जाए कि चितवा डोगरी कौन सा जिला में स्थित है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चितवा डोगरी छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? तो राजनांदगांव, देख सकते हैं दोस्तों, राजनांदगांव जिला में है चितवा डोंगरी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट
आंसर है और राजनांदगांव जिला में है चित्तौड़ डोगरी, जो कि शैल चित्र ऐसे भी पूछा गया है। शैल चित्र के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो त्वा। इसके बाद अगला आ चुका है 47वां प्रश्न, और ये 47वां प्रश्न क्या है? तो चकमक अभियान। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चकमक अभियान चलाया गया था और सजग कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों। चकमक अभियान पर हमने एक वीडियो ही बनाया था, और ये चकमक अभियान बच्चों के जो एक्टिविटी हैं लॉकडाउन के दौरान उनको उजागर करने के लिए चकमक अभियान लाया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ नीचे दिया हुआ है। अगला प्रश्न जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, और इसमें 4 कथन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही आंसर हमें लगाना है। तो इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है ये दिया हुआ है कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि किस जिला में है? किस जिला में है दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर जिला में दोस्तों, कांकेर में नहीं है, ध्यान देंगे। ये कहाँ है? तो ये बस्तर जिला में है दोस्तों। कांगेर घाटी एक जैव मंडल संरक्षित अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। ये बायोस्फीयर रिजर्व अभी नहीं है, पहले लेकिन था दोस्तों। अभी फिलहाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है दोस्तों। शामिल नहीं है कहने का अर्थ ये कथन भी सही है। आप ध्यान देंगे, ये कथन भी सही है दोस्तों, क्योंकि अभी ये नहीं है। ये हालांकि पहला है। अगर कहीं अभी पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था पहले, लेकिन कब घोषित किया गया था? 1885 में दोस्तों। लेकिन वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है दोस्तों। तो ये ऑप्शन तो सही है, नहीं है बोला है तो। और अगला पूछा गया है कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए था दोस्तों। तो ये सीजीपीएससी द्वारा क्या लिया गया है? 1 और 3 सही है, लेकिन इनमें 2 ऑप्शन गलत है। आंसर लिया गया है सी ऑप्शन, जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए था? तीनों ऑप्शन इसका सही है। अभी छत्तीसगढ़ में केवल एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, और वो है अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, जो कि 2005 में घोषित किया गया था। ध्यान देंगे, 2005 में अचानक मार को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि वर्तमान में है। लेकिन एग्जाम में इस बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये भी सही है। अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज के अनुसार ये गलत हो जाता है। तो बेसिक नॉलेज के अनुसार हो सकता है इसका आंसर लिया गया सीजीपीएससी द्वारा, तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी ऑप्शन। लेकिन अगर करंट की बात करेंगे तो करंट में इसका आंसर क्या रहेगा? तीनों कथन सही है। इसके बाद आ चुके हैं हम 49वें प्रश्न पर। 49वां प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पहला कथन दिया हुआ है प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है, जो कि गलत बात है। यहाँ द्वितीय महिला शासिका दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये गलत बात है। ये प्रथम महिला शासिका है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। प्रफुल्ल कुमारी देवी की राज्याभिषेक 1916 में हुई थी, ये भी गलत है। 1922 में हुआ था इसका राज्याभिषेक, तो ये भी गलत है। और तीसरा इसका सही, बिल्कुल सही है, 12 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हो चुका था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है 50वां प्रश्न, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो आंसर है मध्य छत्तीसगढ़। आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें इसी तरह से आंसर टिक लगे रहेंगे, जो सीजीपीएससी द्वारा मॉडल आंसर लिया गया है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और आगामी एग्जाम की तैयारी करें। और अन्य एग्जाम जो भी होने हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि प्रीवियस पेपर का अध्ययन हम करें। आपको व्याख्या सहित अगर पीडीएफ चाहिए, हर क्वेश्चन का व्याख्या सहित आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।